Good afternoon, class. Good afternoon, class. Gaurav, Ramendra, Vaishnavi, Sachin, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Sonam को भी good afternoon. गुड आफ्टरनून सबको, पंकज को भी गुड आफ्टरनून, रामेंद्र, मनोज, आप लोग को भी गुड आफ्टरनून, सिमरन को भी गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे कौन आ चुका है? शिल्पी, जितेंद्र, विप्लव, विकास, मोना, विपिन, इन लोगों को भी गुड आफ्टरनून। आशुतोष, पूजा, साहिल, इन लोगों को भी गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। और जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग? कीर्ति, स्वाति, अंशुल और कौन है? बहुत सारे लोग हैं वैसे, गोपाल, सोनम, निधि, सबको गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है या नहीं ठीक ठाक है? निशा को भी गुड आफ्टरनून, अपूर्वा को भी गुड आफ्टरनून, संदीप और शिव, इन लोगों को भी गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। और जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छा, विकास ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मोना भी ठीक है, मनोज भी ठीक है, रवि भी ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था? आप लोग को मेरी क्लास में ठीक नहीं रहना है, मस्त रहना है, जबरदस्त रहना है। तो सिर्फ ठीक नहीं रहना है, आप लोगों को बहुत अच्छा रहना है, बहुत मस्त रहना है, बहुत जबरदस्त रहना है। तो आज की बात जब भी हम आप लोग से पूछे, आप लोगों को सिर्फ ठीक नहीं रहना, ये चीज याद रखिएगा। अब आप लोग हमसे पूछ रहे हैं हम कैसे हैं, तो आप सबको पता है हम बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल जबरदस्त है, जैसे हमेशा मस्त रहते वैसे अब भी मस्त है। तो यहाँ पर वैष्णवी पूछती है, दिस इज योर सेकंड क्लास। बिल्कुल, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, वो क्लास सिर्फ 15 मिनट तक चल पाई थी। तो अगर टेक्निकली देखें, आज मेरी पहली क्लास है, क्योंकि हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, और जब कुछ नहीं पढ़ाया तो आज मेरी पहली क्लास होगी। तो चलिए बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? हाँ बिल्कुल, लास्ट क्लास बस 15 मिनट की हुई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से क्लास आपकी बंद हो गई थी, तो टेक्निकली आज आप लोग की पहली क्लास है। तो फाइनली बताइए, कुछ तो हम पढ़ा रहे होंगे, कुछ तो हम डिस्कस कर रहे होंगे। क्या डिस्कस कर रहे थे ये बता दे, सब लोग कंफर्म करें। हाँ, 15 मिनट में क्लास खत्म हो गई थी। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ बायो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मोना ने कंफर्म कर दिया। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, क्या होता है बायोलॉजी। और आई थिंक हमने सिर्फ अभी यही स्टार्ट किया था कि बायोलॉजी का वेटेज कितना होता है, ये हम डिस्कस कर रहे थे, तब तक क्लास बंद हो गई थी। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग वेटेज डिस्कस करेंगे, मतलब कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद सिलेबस जानेंगे, मतलब बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं, सॉरी बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर वो डिस्कस किया जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? वेटेज ऑफ बायोलॉजी इन डिफरेंट एग्जाम्स। आप लोग के अलग अलग एग्जाम में कितने क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? पहले तो ये बताइए। हाँ अंकित, वीओडी में कंप्लीट सिलेबस है, एक टॉपिक नहीं होगा, बाकी सारे टॉपिक उसमें हैं। तो चलिए बताइए, क्या आप लोग तैयार है पढ़ने के लिए? आप लोग मेरी क्लास में हमेशा तैयार रहिएगा, हमेशा हाई जोश के साथ रहिएगा। क्यों? क्योंकि हम भी हमेशा हाई जोश के साथ रहते हैं और आप लोग भी हमेशा हाई जोश के साथ रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग वेटेज की बात करते हैं। इसका मतलब कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, ये सबको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम लोग एसएससी वाले होंगे। और एसएससी में ये नहीं है सिर्फ सीजीएल, आप सबको पता है एसएससी में कई सारे एग्जाम आते हैं, जैसे सीजीएल हो जाएगा, सीएचएसएल आ जाएगा, सीपीओ आ जाएगा, आप लोग का स्टेनोग्राफर, ये सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। और अगर सिंपली पूछे सीजीएल में कितने क्वेश्चन होते हैं, एसएससी में आप लोगों के बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन होते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीजीएल में सिंपली देखिए, एसएससी में देखा जाए यहाँ पर मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन। और आप लोग बताए, अगर 5 क्वेश्चन भी आता है आप लोग का, 5 क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताइए, अगर मिनिमम 5 क्वेश्चन भी आ रहा है, 5 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता चला आप लोग के एसएससी में 2 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, एसएससी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कौन सा एग्जाम होता है? तो यहाँ पर जो दूसरा आप लोग फॉर्म भरते हैं, ये किसका फॉर्म भरते हैं? ये आप लोग आरआरबी का फॉर्म भरते हैं, आप लोग रेलवे का फॉर्म भरते हैं। रेलवे में भी आप लोग का ग्रुप डी हो जाएगा, एनटीपीसी हो जाएगा,
और आप सबको पता है आरआरबी में साइंस 25 नंबर का आता है और 25 नंबर में 10 से 12 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। तो अगर ग्रुप डी की बात करें, एनटीपीसी वगैरह की बात करें, यहां पर आप लोग का 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए तो साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 10 से 12 क्वेश्चन हो गया। अब आते अगला एग्जाम देखे कौन सा होता है। तो नेक्स्ट हमारा डिफेंस का एग्जाम होगा और डिफेंस का एग्जाम आप सबको पता है, डिफेंस में भी 2 एग्जाम हो जाएंगे। आपका सीडीएस का एग्जाम हो जाएगा, आपके एनडीए का एग्जाम हो जाएगा। तो अगला आपका डिफेंस है, मतलब सीडीएस है, आप लोग का एनडीए है। और आप लोग बताए क्या सीडीएस एनडीए में बायोलॉजी आता है? जो लोग सीडीएस का एग्जाम देते होंगे उन्हें पता है बायोलॉजी भर भर कर आता है। और देखा जाए यहां पर मिनिमम कितने क्वेश्चन आते हैं? मिनिमम 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 14 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो अगर सीडीएस की बात करें, मिनिमम 7 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 14 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। ऐसे देखिए एनडीए में कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके एनडीए में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो एनडीए में तो फिक्स है, यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो गया आप लोग के डिफेंस के बारे में। अब देखिए अगला हमारा कौन सा एग्जाम होगा। बिल्कुल एफकैट में भी आता है, बिल्कुल आशुतोष। अगर हम बात करें एयरफोर्स की एफकैट की बात करें, यहां पर भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन देखा गया है। अब देखिए अगला हम जो इसके बाद आप लोग का मैक्सिमम फॉर्म भरते हैं किसका? तो आप सबको पता है हम लोग स्टेट पुलिस का फॉर्म भरते हैं। जैसे यूपीएसआई का हो गया, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, ये सब हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो अगला हमारा कौन सा होगा? स्टेट पुलिस हो जाएगा। और देखिए स्टेट पुलिस में वैसे क्वेश्चन थोड़े कम लेवल के आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने होते हैं? यहाँ पर 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं आप लोग के स्टेट पुलिस में। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग किसकी? वेस्ट बंगाल भी इसी में आ जाएगा विकास। जितने भी स्टेट पुलिस है, चाहे यूपी पुलिस का हो गया, एमपी पुलिस का हो गया, वेस्ट बंगाल का आ गया, सब इसी में आ जाएगा। अब आप लोग ये बताए क्या आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते होंगे बायोलॉजी के? बिल्कुल वही बात करें नीतीश, आप लोग बताइए क्या हमारे आईएएस और पीसीएस में बायोलॉजी के क्वेश्चन आते होंगे? तो आप सबको पता है स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है, आपके स्टेट पीएससी का जो एग्जाम होता है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगातार अगर हम 2 साल की बात करें, आईएएस में भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले साल 8 क्वेश्चन बायोलॉजी का था, इस साल आपके 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। तो जितना भी आप लोग का एग्जाम है, इन सिंपल देखे सारे एग्जाम के लिए बायोलॉजी जरूरी है। चाहे आप लोग दिल्ली पुलिस का आप लोग पेपर दे, यूपी पुलिस का पेपर दे, आईएएस का पेपर दे, सबके लिए आपका जो बायोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या अब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे? अब तो आप लोग को पता चल गया, इसका वेटेज पता चल गया। तो क्या अब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे? ऑब्वियसली आप सब लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए इन सिंपल हम लोग क्या कह सकते हैं, जो बायोलॉजी है अगर सारे पेपर की बात करें, हमें 5 से 8 नंबर के लिए बायोलॉजी पढ़ना है। और 5 से 8 नंबर आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के जमाने में पॉइंट में नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये फिर भी आपका 5 से 8 नंबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग देखें ये 5 से 8 नंबर जूनियर इंजीनियर में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। रूना हमसे पूछ रही है क्या क्लास रेगुलर चलेगा? बिल्कुल क्लास रेगुलर चलेगा। मेरे मुंह में छाले वगैरह हो गए थे, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम क्लास नहीं ले रहे थे। अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अब सही हो चुका है। अब आपका क्लास रेगुलर चलेगा, क्लास में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो चले देखिए इतने नंबर पाने के लिए हमें कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना होगा, मतलब बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो देखिए यहां से सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा, तो आप लोग बताएं। अगर सिंपली पूछा जाए बायोलॉजी किसकी स्टडी होती है, ये सजीव का अध्ययन है कि निर्जीव का? बताइए आप लोग, बायोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ये सजीव का अध्ययन है कि निर्जीव का? तो आप सबको पता है बायोलॉजी लिविंग की स्टडी होती है, ये सजीव का अध्ययन होता है। और जितना भी सजीव है, सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइए आप लोग, लिविंग की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप सबको पता है लिविंग की सबसे छोटी इकाई आपकी सेल होती है। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा,
ये हमारा सेल होगा, कोशिका होगा। तो यहां से सिलेबस हम लोग जानते हैं। टॉपिक की बात करें, पहला टॉपिक आपका सेल होगा, कोशिका होगी। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग को बताएंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से पहले क्वेश्चन का आंसर दे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें पूरी उम्मीद है आप सब लोग आंसर दे सकते हैं। सोनम, शिल्पी, रवि, पंकज, निधि, विकास, रूना, सब लोग आंसर दे सकते हैं। और आप लोग बताइए, अगर सिंपली पूछा जाए हमारे कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा होता है, बताएं सब लोग, हमारे कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा है? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होगा? तो हमें पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको याद रहता है और सब लोग इसका सही आंसर देंगे। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा होता है? हमारी कोशिका को ऊर्जा कहां से मिलता है? तो देखिए मोहित ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, विकास, कन्हैया और कौन है यहाँ पे, अमीशा, शिव, आदित्य, अमित, पंकज, विशाल, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये हमारा कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिनको नहीं पता है कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पर आपको पढ़ाने आए हैं। और जिनको नहीं पता है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दे। अगर आप लोग से पूछा जाए हमारे कोशिका का सुसाइडल बैग कौन सा होता है, आत्महत्या की थैली कौन सी होगी? बताइए आप लोग, सुसाइडल बैग ऑफ आवर सेल, हमारी कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी होगी? तो यहाँ पे सोनम, मनीष, निधि, सुब्रता, नितेश, विकी, अनामिका, लोकेश, सब लोग आंसर दीजिए। कोशिका की आप लोग का सुसाइडल बैग। पवन, विद्या, नेहा, बिल्कुल सही आंसर है। आदित्य, विकी, शिव, रूना, इनका भी बिल्कुल सही आंसर है। सब लोग, राहुल, अमित, रवि, सौरभ, बिल्कुल सही आंसर है। हम आप लोग को डिस्कस करेंगे, हमारी कोशिका में एक पार्ट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है, इसी को आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसी को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। अगर नहीं भी पता है परेशान मत होइए, क्योंकि सबा मैम आपको पढ़ा रही है, सब कुछ समझा कर जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा होगा? लाइसोसोम होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा हो सकता है। तो अगला टॉपिक, हम उम्मीद करते हैं आप सब में ये टॉपिक प्रेजेंट होगा। और ये टॉपिक कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है। तो अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हिंदी में मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र कहेंगे। ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र। और आप लोग बताइए, ये टॉपिक आप लोगों में प्रेजेंट है या नहीं है? बताएं आप लोग, ये टॉपिक आप में प्रेजेंट है कि नहीं है? ऑब्वियसली यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं, सब में ये टॉपिक प्रेजेंट होगा। और ये आपका ब्रेन टॉपिक होगा, ये आप लोग का मस्तिष्क टॉपिक होगा। तो आप लोग बताएं, अगर आप लोग से पूछा जाए क्या हमारा हार्ट बीट हमारे ब्रेन पर डिपेंडेंट होता है? बताइए आप लोग, क्या हमारी दिल की धड़कन हमारे ब्रेन पर डिपेंडेंट होती है? यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे दिल की धड़कन ब्रेन पे कैसे डिपेंडेंट होगी? दिल की धड़कन क्या होती है? ये इनवॉलेंट्री होता है, ये ब्रेन पर डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन आप लोग बताएं, अगर सिंपली एक एग्जाम्पल दे जिससे आप लोग को पता चल जाएगा दिल की धड़कन ब्रेन पर डिपेंडेंट होती है। आप सबको पता है, आप लोग कभी ना कभी एग्जाम देते हैं, और जब एग्जाम देते हैं एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन आपका रिजल्ट आता है। आप लोग बताइए, जिस दिन भी रिजल्ट आने वाला है उस दिन हमारा हार्ट बीट वही रहता है कि बढ़ जाता है? बताएं आप लोग, जिस दिन भी रिजल्ट आता है हमारी हार्ट बीट वही रहती है कि बढ़ जाती है? आप सबको पता है उस दिन हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग पे स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, और ये तनाव हमारा हार्ट बीट बढ़ा देता है। तो आप सबको पता है हार्ट बीट भी क्या करेगा? हार्ट बीट भी ब्रेन पर डिपेंडेंट होती है। और हम आपको पढ़ाएंगे, आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। कौन सा पार्ट होता है? ये हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा है, ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। नहीं, सेरेबेलम नहीं होता वैष्णवी, ये हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है। और ये क्या करेगा? ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग से, आप लोग बताइए हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन 20 साल के बाद उतना ही रहता होगा कि बढ़ जाता होगा? बताएं आप लोग, अगर सिंपली पूछा जाए जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क आप लोग का 20 साल के बाद उतना ही रहता होगा कि बढ़ जाता होगा? तो यहाँ पर हम आपको एक बहुत शॉकिंग सा न्यूज देने वाले हैं। और शॉकिंग सा न्यूज क्या देने वाले हैं? तो आप सबको लगता है कि हम लोग जितना
पार्ट ऑफ सेरेब्रम नहीं होता है सौरभ मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मतलब कुछ भी सेरेब्रम का पार्ट थोड़ी होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, वो हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता है। तो ऐसे गलत गलत चीजें मत पढ़ा कीजिए, इसीलिए हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे गलत गलत चीजों को खत्म करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम आपको एक शॉकिंग न्यूज देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? तो आप लोग को ये पता होना चाहिए 20 साल के बाद हमारा ब्रेन नहीं बढ़ता है। 20 साल के बाद क्या होता है, हमारा ब्रेन कम होने लगता है। ब्रेन कम होने लगता है, और ब्रेन कितना कम होगा, अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल में ब्रेन कितना कम होता है, इनमें प्रति साल 2.2 ग्राम खत्म होने लगता है। फीमेल की बात करें, हम लोगों में 2.2 ग्राम प्रति साल खत्म होने लगता है, जबकि अगर मेल की बात करें, मेल में क्या होगा, मेल में 2.7 ग्राम प्रति साल खत्म होने लगता है। तो जैसे हम लोग 20 साल क्रॉस करते हैं, हमारे न्यूरॉन जो आपके मस्तिष्क में तार होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो डैमेज होगा, और जैसे ही डैमेज होगा हमारा ब्रेन का वेट कम होने लगता है, वजन कम होने लगता है। फीमेल में 2.2 ग्राम खत्म होगा, मेल में 2.7 ग्राम खत्म होगा। तो अब आप लोग बताएं, अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, जितना आप लोग लेट करेंगे ये आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? बताएं आप लोग कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग एक एक साल लेट करते जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? ये बहुत ज्यादा बुरा होगा। ऐसा क्यों? तो 20 साल जैसे ही क्रॉस करेंगे, हर साल क्या होगा, हर साल आपका 2.7 ग्राम 2.2 ग्राम खत्म होगा। आपका मेमोरी कम होने लगेगा, इंटेलिजेंस कम होने लगेगा, और हमारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो अब आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसी साल क्वालिफाई करना है, अगले साल का वेट नहीं करना, इसी साल एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ये हमारा किसके बारे में था, ये हमारा ब्रेन के बारे में था, ये आपके मस्तिष्क के बारे में था। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये आप लोग का ब्लड टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में से हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में से हम लोग रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र कहेंगे। तो अगला टॉपिक कौन सा हो गया, ये हमारा रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र होगा। तो आप लोग बताइए, क्या कभी भी आप लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है? बताएं आप लोग, अगर आप लोग से पूछा जाए क्या कभी भी आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है, तो हम आपको पढ़ाएंगे जो भी रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, जो भी प्लेटलेट है, ये किसका पार्ट है, ये सारे ब्लड का पार्ट है। इनका काम क्या होता है, ये कहां पर बनते हैं, कहां पर मरते हैं, ये सारा ब्लड में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड टॉपिक में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पढ़ेंगे, आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या होता है, आपका रक्त का थक्का जमना क्या होता है, ये सारे ब्लड टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी आप लोग का कुछ दिनों पहले एक बिहार में पेपर हुआ था, वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त के थक्का जमने में कौन से मेटल का रोल होता है? बताइए आप लोग, अगर आप लोग से पूछा जाए ब्लड के क्लॉट होने में, रक्त के थक्का जमने में कौन से धातु का रोल होता है, तो क्या आप लोग आंसर बता सकते हैं? हमें पता है, मैक्सिमम लोग गलत आंसर देने वाले हैं। शैलेंद्र, देखिए शिव ने बिल्कुल गलत आंसर दिया, और लोग भी, हमें उम्मीद है सब लोग गलत आंसर देंगे। तो देखिए वैष्णवी का आंसर यहाँ पर सही आया, बस अभी तक देखिए सौरभ का आंसर सही आया, और बाकी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। अच्छा ये बताए, हम क्या पूछ रहे थे, हम यहाँ पे विटामिन पूछे थे या मेटल पूछे थे? बताएं आप लोग, हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, विटामिन या मेटल? तो हमने मेटल पूछा था ना। यहाँ पे सब लोग विटामिन के आंसर दे रहे हैं, विटामिन तो हमने पूछा ही नहीं था, विटामिन के नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग का, अगर सिंपली पूछा जाए रक्त के थक्का जमने में कौन से मेटल का रोल होता है, यहाँ पर कैल्शियम का रोल होगा। कैल्शियम आप लोग का स्टार्ट करता है खून का थक्का जमना। तो ये सारा हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, ये सारा ब्लड टॉपिक में, आप लोग के खून टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये था आप लोग का ब्लड टॉपिक। आगे देखिए, आगे हमारा टॉपिक कौन सा है, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और परिसंचरण तंत्र, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे।
अपने हृदय के बारे में कि हमारे हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, छिपकली के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट बीट क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, पेसमेकर क्या होता है, ये सब कुछ हार्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए हम लोग के हार्ट में कितने चैम्बर्स होंगे। हाँ जी, पहली क्लास 15 मिनट की थी, अब आप लोग का आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछा जाए ह्यूमन के हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, मानव के हृदय में टोटल कितने कोष्ठक होते हैं। और ये क्वेश्चन सब लोग आंसर दे सकते हैं। स्वाति, रूना, शुभम बिल्कुल सही आंसर है, विशाल, बिकू, विप्लव, और कौन है, शिवम, आशीष, अमीशा, नेहा, अमन, हरिओम, सबका बिल्कुल सही आंसर है। हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन क्या सारे जीवों के हार्ट में 4 चैम्बर्स होंगे? बताइए आप लोग, क्या सारे एनिमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर्स होंगे? सारे एनिमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर नहीं होते। जैसे अगर फ्रॉग की बात करें, मेंढक में 3 चैम्बर्स होते हैं, छिपकली में 3 चैम्बर्स होते हैं, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये सारा आप लोग को डिस्कस करेंगे, कौन से जीव के हार्ट में कितने चैम्बर्स होंगे, ये सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सालू से जब हमने पूछा था हमारे हार्ट में कितने चैम्बर है, उन्होंने 13 आंसर दिया था। 13 हम लोगों में नहीं होता, वी आर नॉट कॉकरोच, हम लोग कॉकरोच नहीं है। कॉकरोच में 13 चैम्बर्स होते हैं, हम लोगों में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये सारा हमारा कहां पर आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा, ये हमारे परिसंचरण तंत्र में आएगा। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, ये आप लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और जब यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक कौन सा होगा, ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ये टॉपिक हमारा कौन सा होगा, ये हमारा ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स होगा। और ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में ग्रंथि तथा हार्मोन कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा ग्रंथि तथा हार्मोन होगा। और आप लोग बताएं, अगर सिंपली आप लोग से पूछा जाए क्या आप लोगों ने कभी भी ग्रंथि नाम सुना है, चलिए ग्रंथि को इग्नोर करें, क्या कभी भी आप लोगों ने थायराइड का नाम सुना है? बताइए आप लोग, थायराइड का नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो आप सबको पता है थायराइड एक ग्लैंड होता है जो आपके गले में प्रेजेंट होता है। हम आपको डिस्कस करेंगे ये कौन सा ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन बनाता है, यहाँ से कौन कौन सी बीमारी होगी, सबको डिस्कस किया जाएगा। तो ग्लैंड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अलग अलग ग्रंथियों का नाम डिस्कस करेंगे, क्या बीमारी होगा, क्या हार्मोन बनेगा, सबको डिस्कस करेंगे। अब आप लोग बताएं, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंसुलिन हार्मोन कहां से बनता है, बताइए आप लोग, इंसुलिन हार्मोन कहां से बनता है? तो आप लोग का एक हार्मोन है इंसुलिन, जिसकी कमी से हमें डायबिटीज होता है, मधुमेह हो जाता है। और ये इंसुलिन कौन सी ग्रंथि द्वारा बनेगा? अक्षत, अमित, प्रिया, हरिओम, स्वाति, रूना, ईर्षा, सौरभ, सब लोग आंसर दीजिए। सौरभ ने तो पहले ही आंसर दे दिया। मनोज, सोनम, किटी का भी, हाँ इनका भी आंसर सही है। आप सबको पता होना चाहिए, हमारे अमीशा का भी आंसर सही है, सोनम, स्वाति, मनोज, इन लोगों का भी आंसर सही है। हम आप लोग को डिस्कस करेंगे, हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज, अग्नाशय, और अग्नाशय से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। तो जो भी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से हमारे इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब कुछ हम लोग कहां पर डिस्कस करेंगे, ये सारा ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा चौथा टॉपिक। अब आता है अगला, और अगला देखिए ये भी आप लोग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग का ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक हमारा कौन सा होगा, डिसीज वाला टॉपिक हो जाएगा, ये आप लोग का रोग वाला टॉपिक हो जाएगा। तो अगला देखिए, अगला आप लोग का टॉपिक कौन सा होगा, ये डिसीज होगा, आप लोग का रोग वाला टॉपिक। और आप लोग बताइए, क्या बीमारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आप लोग को क्या लगता है, क्या डिसीज वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। आप लोग कोई भी एग्जाम दे, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सब जगह क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए क्या आप लोगों ने कोरोना का नाम सुना है? बताइए आप लोग, अगर आप लोग से पूछे क्या आप लोगों ने कोरोना का नाम सुना है, ऐसा इस दुनिया में अभी कोई नहीं होगा जो कोरोना का नाम नहीं सुना होगा। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लगातार 3 साल से हमें परेशान कर रही है।
कोरोना का नाम सबने सुना होगा, ये एक वायरस है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आप लोग बताएं, अगर आप लोग से पूछा जाए कोरोना वायरस में डीएनए पाया जाता है कि आरएनए पाया जाता है, बताइए आप लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए कोरोना वायरस में डीएनए होता है कि आरएनए होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। अभी तक वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा। तो जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, विकास, ईशा और कौन है यहाँ पे, अमन, लोकेश, सीमा, सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हम आप लोग को डिस्कस करेंगे, इसमें आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता, इसमें आरएनए होता है। तो ऐसे हम लोग सारी बीमारी डिस्कस करेंगे, कौन सा वायरस है, किसमें डीएनए होगा, किसमें आरएनए होगा, कौन सा वायरस हमारे बॉडी को डैमेज करता है, कौन से पार्ट को डैमेज करता है, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप लोग से पूछा जाए कौन सी बीमारी है जिसको शाही रोग नाम से जानते हैं, बताइए आप लोग, वह कौन सा डिसीज है जिसको हम लोग रॉयल डिसीज नाम से जानते हैं, जिसको शाही रोग नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, कोई ऐसी बीमारी है जो हमें हो जाए तो हम लोग रॉयल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों मैम, डीएनए तो लिविंग में पाया जाता है। वैष्णवी थोड़ा वेट कीजिए, सब आंसर मिल जाएगा। थोड़ा वेट करना होगा, वेट करने के साथ साथ सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नहीं तो सार वीओडी लाइव लगभग सेम होता है, पर लाइव में थोड़ा अलग पढ़ा देते हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ा देते हैं एज कंपेयर टू वीओडी। तो यहाँ पर चलिए राहुल, वैष्णवी बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, एक बीमारी है जिसका नाम है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया है। हेमोफीलिया क्या होता है, तो जब हमें नॉर्मल चोट लगे, हमारा नॉर्मल चोट 2 से 5 मिनट में थक्का जम जाता है, लेकिन कभी कभी किसी को बीमारी हो जाए, उसमें चोट लगने पर 1-2 घंटे तक खून बहता रहता, वो थक्का नहीं जमता, इसी बीमारी को हेमोफीलिया कहते हैं। और हेमोफीलिया सबसे पहले किसमें देखा गया था, ये क्वीन एलिजाबेथ की फैमिली में, जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ, उनकी फैमिली में देखा गया था। तो उनकी फैमिली नॉर्मल होगी कि आप लोग की रॉयल होगी, बताएं आप लोग, उनकी फैमिली नॉर्मल होगी कि रॉयल होगी? ऑब्वियस सी बात है, उनकी फैमिली रॉयल फैमिली है। और जब रॉयल फैमिली है, इसलिए इस बीमारी को रॉयल डिसीज कहते हैं। तो जब भी आप लोग से पूछा जाए शाही रोग कौन सा है, आप लोग का रॉयल डिसीज कौन सा है, इट इज योर हेमोफीलिया। ये कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग का हेमोफीलिया होगा। तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक में, ये आप लोग का डिसीज टॉपिक होगा, ये आप लोग का शाही रोग हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, तो अगला टॉपिक भी अगर आप लोग अभी की बात करें, अभी के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग का न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन होगा। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं, हिंदी में पोषण तथा पाचन कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा, ये पोषण तथा पाचन हो जाएगा, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आप लोग का विटामिन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, आप लोग का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछा जाए, हमें पूरी उम्मीद है 99% लोग गलत आंसर देंगे, लेकिन फिर भी हम आप लोग से पूछेंगे और आप लोग बताइए, अगर सिंपली पूछा जाए मोतियाबिंद बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है, बताइए आप लोग। अगर आप लोग से पूछे कैटरेक्ट कौन से विटामिन की कमी से होगा, मोतियाबिंद बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होगा, ऑप्शन आप लोग का क्या है, पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा देखिए दूसरा ऑप्शन आपके पास है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन क्या है आप लोग के पास विटामिन ई, लास्ट ऑप्शन क्या है, ये आप लोग के पास विटामिन के है। तो बताइए आप लोग, जो मोतियाबिंद बीमारी है कौन से विटामिन की कमी से होगा। हमने क्या बोला था, 99.9% लोग गलत आंसर देंगे और सब लोगों ने गलत आंसर दिया है। अमीषा, वैष्णवी, लोकेश, विपिन, अक्षत, शिव, नितिन, सब लोगों ने, राहुल, सब लोगों ने गलत आंसर दिया है। यहाँ पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, विटामिन ए आंखों से रिलेटेड होता है, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है विटामिन ए ही तो होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, विटामिन ए नहीं होता। जब भी पूछे मोतियाबिंद बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होगा, ये हमारे विटामिन ई की कमी से होता है।
आप लोग को पूरा डिस्कस करेंगे क्यों ये विटामिन ई की कमी से होगा, ये सारा डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे उम्मीदों पे आप लोग पूरे खरे उतरे और सब लोगों ने गलत आंसर दिया। तो यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा विटामिन है, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, आप लोग का सेलुलोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, ये सारा न्यूट्रिशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, खाना खा लिए, खाना खाने के बाद हम लोग पाचन टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग डाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे। और आप लोग बताएं, अगर आप लोग से पूछा जाए आपके खाने का अंतिम पाचन कहां पर होता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं हमारा खाना अंतिम जाकर कहां पर पचता है, ये पेट में पचेगा, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या फिर ये आपकी पेनक्रियास में। आंसर दीजिए आप लोग। मनोज, रिया, अक्षत, रुना, शिव, अमित, अमन, सब लोग आंसर दे। खाने का अंतिम पाचन कहां पर होगा? तो आप सबको पता होना चाहिए, इंटेस्टाइन तो है लेकिन स्मॉल होगा कि लार्ज होगा? अमीशा, हरिओम, बिल्कुल सही आंसर है। विवेक, शुभम, आप लोग का भी आंसर सही है। सूरज, सिमरन का आंसर गलत है, बाकी सबका आंसर सही है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। छोटी आंत में खाना अंतिम तौर से पचता है। तो ये सारा हमारा कहां पर आएगा? डाइजेशन टॉपिक में आएगा। ये आप लोग का पाचन टॉपिक में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब सबको पता है आपके पेपर में हड्डियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब हड्डियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगला हमारा टॉपिक कौन सा होगा? ये हमारा कंकाल तंत्र हो जाएगा। कौन सा टॉपिक होगा? स्केलेटल सिस्टम होगा, कंकाल तंत्र हो जाएगा। और आप लोग बताएं, अगर आप लोग से पूछा जाए हमारे बॉडी की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है, बताइए आप लोग। हमारे बॉडी की सबसे कमजोर हड्डी, और इसमें भी 90% लोग गलत आंसर देंगे। हमें पूरी उम्मीद है 90% लोग गलत आंसर देंगे। तो चलिए बताइए बॉडी की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होगी? अक्षत का आंसर बिल्कुल गलत है। यहां पर देखिए आशुतोष का भी आंसर बिल्कुल गलत है। सौरभ का भी आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लगभग सब लोग का आंसर गलत है। सब लोग क्या आंसर दे रहे हैं? हमने क्या पूछा था? सबसे छोटी पूछा था या सबसे कमजोर पूछा था? हमने सबसे कमजोर हड्डी पूछा था। आप लोग सबसे छोटी हड्डी का आंसर दे रहे हैं। स्टेपीज जो होता है वो सबसे छोटी हड्डी है, जो कान की हड्डी है, लेकिन सबसे कमजोर। पारस का आंसर बिल्कुल सही है। पहले ऐसे पर्सन है जिनका आंसर सही है। हमारे आंख के कोने में, ये जो आंख का कोना होता है, यहाँ पर एक बोन होता है जिसका नाम होता है लैक्रिमल बोन। क्या होता है ये? आप लोग की क्या होता है? लैक्रिमल बोन होता है। आप लोग की नेत्रास्थियां होती हैं, और नेत्रास्थियां आपके बॉडी की सबसे कमजोर हड्डी होती है। ये आप लोग का सॉफ्टेस्ट बोन होता है। तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। वीकेस्ट बोन हमारी आंख की हड्डी होगी, जिसको हम लोग लैक्रिमल बोन नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कहां पर आएगा? ये टॉपिक कंकाल तंत्र में आएगा, ये स्केलेटल सिस्टम में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है। तो ये आप लोग का थर्ड लास्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक कौन सा हो जाएगा? ये हमारा रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन हो जाएगा। अगला टॉपिक कौन सा होगा? ये हमारा रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन हो जाएगा। हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? हिंदी में इसे श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन कहते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग का कौन सा होगा? श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन हो जाएगा। आप लोग का रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो देखिए रेस्पिरेशन में किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम लोग अपने लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग अपने फेफड़े के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मूत्रोत्सर्जन में हम लोग अपनी किडनी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। लंग्स कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये सबको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछेंगे, आपके फेफड़े का वजन कितना होता है? चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए आपके फेफड़े का वजन कितना होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ आवर लंग्स, हमारे फेफड़े का वजन कितना होगा? कौन कौन आंसर देंगे? सब लोग ही आंसर देंगे फेफड़े का वजन कितना होगा। चलिए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम। हमने ऑप्शन दे दिया आप लोग को। अच्छा, अमित का फेफड़ा 5 किलो का है, फिर तो बहुत ज्यादा हो गया 5 किलो। हमने ऑप्शन दे दिया है 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम, 1500 ग्राम। तो क्या होना चाहिए ऑप्शन? तो यहाँ पर देखिए सलोनी का बस अभी सही आंसर आया है, बाकी सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। और सबको पता होना चाहिए, जो हमारा सौर्या का भी आंसर सही आया,
यहाँ पर देखिए रिया और कौन है, शुभम ने भी थोड़ा बहुत तुक्का सही लगाया। आप सबको पता होना चाहिए हमारे दोनों फेफड़े मिलाकर कितने ग्राम के होते हैं, ये टोटल 1300 ग्राम के होते हैं। तो ये सारा आप लोग को डिस्कस किया जाएगा। फेफड़े का वजन 1300 ग्राम है। आपको पता है हमारे बॉडी में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, एक राइट होता है, एक आप लोग का लेफ्ट होता है। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। दोनों फेफड़े का वजन सेम नहीं होता, दोनों आप लोग के दोनों लंग्स का वेट सेम नहीं होता है। आप लोग का जो राइट लंग है, राइट लंग कितने ग्राम का होता है, ये आप लोग के 700 ग्राम का होगा। जबकि देखिए जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग हमारे कितने ग्राम का होगा, ये आप लोग के 600 ग्राम का होगा। तो दायां फेफड़ा आप लोग का बड़ा होता है, ये कितना हो जाएगा, ये 700 ग्राम का होगा। बायां फेफड़ा छोटा होता है, ये 600 ग्राम का। तब आप लोग बताइए ऐसा क्यों होता है। हमने ये तो बता दिया कि आप लोग का क्या होगा, कितने ग्राम का कौन सा लंग होगा, लेकिन आप लोग बताएं ऐसा क्यों होगा। हमें उम्मीद है आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, और जैसे ही थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग आंसर दे सकते हैं। राइट लंग बड़ा क्यों होता है, लेफ्ट लंग छोटा क्यों होता है। वैसे उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, आप लोग बताएंगे और बताइए ऐसा क्यों होगा। थोड़ा रिलेट कीजिए, थोड़ा सा रिलेट कीजिए। बिल्कुल हरि ओम ने बिल्कुल सही आंसर दिया, आशुतोष ने भी सही दिमाग लगाया, यहाँ पे विवेक ने भी सही दिमाग लगाया, सब लोग बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं। आप सबको पता है हमारे लेफ्ट साइड में मैक्सिमम हार्ट का झुकाव होता है। तो जब लेफ्ट में हार्ट मैक्सिमम प्रेजेंट है, हार्ट को स्पेस देने के लिए लेफ्ट लंग छोटा होता है, राइट लंग थोड़ा बड़ा होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हृदय को स्पेस देने के लिए होता है। हमारा राइट लंग बड़ा होगा, लेफ्ट लंग छोटा होगा। तो ये हमारा किसके बारे में था, ये आपके लंग्स के बारे में था। इसके साथ साथ हम लोग किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सेकेंड लास्ट टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अगला टॉपिक कौन सा हो जाएगा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन हिंदी में क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा मानव में जनन। मानव में जनन मतलब मानव कैसे जनन करता है, मानव का सेक्सुअल ऑर्गन कौन कौन सा होगा, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ अ मेल, सब बताइए सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ अ मेल क्या होता है, किसी भी नर का जनन अंग कौन सा है। तो आप सबको पता होना चाहिए मेल में टेस्टिस होता है, वृषण होता है जो उनका सेक्सुअल ऑर्गन होता है। ऐसे देखिए फीमेल में ओवरी होता है, अंडाशय होता है जो उनका सेक्सुअल ऑर्गन है। तो टेस्टिस कैसे काम करता है, ओवरी कैसे काम करता है, ये सब कुछ हम लोग रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ हम लोग जनन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहां से बताए अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, जो टेस्टिस है, जो भी वृषण है, वृषण शरीर के अंदर रहता है या बाहर रहता है, आप लोग बताइए। जो टेस्टिस है, टेस्टिस शरीर के अंदर रहता है कि बाहर रहता है, आप सबको पता होना चाहिए। टेस्टिस हमेशा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, वो हमेशा मेन शरीर के बाहर होता है। तो जो भी आप लोग का पैर है, पैरों के बीच में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वृषण प्रेजेंट होता है। तो यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होता है। आप लोग बताइए अगर आप लोग से पूछे टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जो स्पर्म बनता है, जो शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए क्या होगा, टेस्टिस शरीर के बाहर होता है। तो ये सारा हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। आप लोग का सेमिनिफरस टिब्यूल क्या होता है, आप लोग का टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होता है, ये सबको डिस्कस किया जाएगा। और ये टॉपिक हमारा कौन सा होगा, रिप्रोडक्शन टॉपिक होगा, ये मानव में जनन टॉपिक होगा। तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। अब देखिए आखिरी टॉपिक कौन सा होगा, आखिरी टॉपिक कौन सा होगा, ये हमारा बॉटनी होगा, वनस्पति विज्ञान होगा। तो ये टॉपिक हमारा कौन सा है, ये हमारा बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, प्लांट के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीन साइटोकाइनिन क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्लांट में पोषण कितनी प्रकार का होता है, आप लोग का सेप्रोफिटिक क्या होता है, आप लोग का पैरासिटिक पोषण क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्या अब आप लोग तैयार हैं ये सब टॉपिक पढ़ने के लिए। विशाल पूछ रहे हैं मैम आप इतना हैप्पी कैसे रह लेती हैं, हम भी आपको पढ़ाएंगे। एक हार्मोन होता है
जिसका नाम है सेरोटोनिन, जो आपको खुश रखने में हेल्प करता है, जो आपको हैप्पीनेस प्रदान करता है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल रिया, अब हम क्लास लेंगे, डेली क्लास लेंगे। हमने प्रॉब्लम बता दिया था क्यों हम क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन अब हम आप लोग का डेली क्लास लेंगे। लेकिन क्लास लेने से पहले मेरे क्लास का कुछ रूल है। और क्या रूल है? सबसे पहले कोई भी हमसे ये नहीं पूछेगा मैम हम लाइव है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, लाइव क्लास चल रही है, और जब लाइव क्लास चल रही है लाइव ही तो होंगे। कोई भी अगर पूछ दिया मैम मेरा नाम ले लो या लाइव है कि नहीं है, हम उनको ब्लॉक करा देते हैं। कम से कम पता तो चले कि वो लाइव क्लास में पढ़ रहे थे। पहला ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, आप लोग किसी भी कमेंट को बार बार नहीं करेंगे। अगर आप लोग बार बार करते हैं, एक ही कमेंट आता है, बाकी किसी का कमेंट ही नहीं दिखाई देता, इरिटेशन होता है, और हम ऐसे लोगों को भी ब्लॉक करा देते हैं। तो ये चीज मेनली रामेंद्र के लिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए, एक कमेंट को बार बार मत कीजिए। अगर आप बार बार करेंगे हम आपको पक्का ब्लॉक करा देंगे। तो सब्र किया कीजिए क्लास में। चलिए तो बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोग को। लगभग डेली, कम से कम वीक में 2 से 3 क्लास तो होगी। 2 से 3 क्या, 3 से 4 क्लास होगी। तो अब हम लोग ये सारा हमने टॉपिक बता दिया। टॉपिक कौन कौन सा है अब आप लोग खुद चुन लीजिए, आप लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो बताइए इनमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बिल्कुल, अमन हमें बता रहे क्लास का रूल क्या है। एक तो आस्किंग लाइव और नॉट, ये नहीं पूछना है। दूसरा सब्र रखना है, बिल्कुल यही करना है। अच्छा, आप तो डांटती भी हंस के हैं, बिल्कुल हंसकर ही डांटना चाहिए। इतने गुस्से में क्यों ही डांटना। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। क्यों 2 ऑप्शन है? ये 2 टॉपिक है जो सबसे आसान टॉपिक है, और हम किसी भी क्लास को इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ब्रेन टॉपिक है, दूसरा ब्लड टॉपिक है। आप लोग खुद चुन लीजिए इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, ब्लड को छोड़ के कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया जाए। क्लासेस कितनी लगेंगी? कम से कम 50 क्लास लगेगी। तो यहां पर हम आप लोग को पहले ही बता दे, मिनिमम आप लोग की 50 क्लास लगेगी, इससे कम नहीं होगा। इससे 1-2 ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो आप लोग जब भी पढ़ाई कीजिएगा, आपको जितनी भी क्लासेस हो जाए 50 में से माइनस कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपका सिलेबस कितना बचा है। तो मिनिमम 50 क्लास लगेगी। तो चलिए अब हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और ये टॉपिक हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा ब्रेन टॉपिक है। छोटा है, जल्दी खत्म होगा, फिर हम लोग और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहां से हम लोग ब्रेन टॉपिक। शुभम, बॉटनी से स्टार्ट नहीं करते, बॉटनी बहुत बोरिंग होता है। बॉटनी बहुत बोरिंग है, सेल बहुत बोरिंग है, इसलिए इन सब टॉपिक को हम आखिरी में पढ़ाते हैं, जब आप लोग हमसे यूज्ड टू हो चुके हैं, जब आप लोग हमसे पढ़ना सीख चुके होते हैं, तब आखिरी में ये सब कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग मेरा नाम जानते हैं। आप लोग मेरा नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं? वैसे अभी तक तो नाम पता ही चल चुका होगा। मेरा नाम सबा है, और करियर विल में जितने भी आपके जीएस के बैचेस होते हैं, साइंस स्पेशल के बैचेस होते हैं, जितने भी आप लोग के अदर बैचेस होते हैं, उसमें मेनली बायोलॉजी डिस्कस करते हैं। तो हम सिर्फ ऐसे बायोलॉजी पढ़ाते, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाते। लेकिन एक चीज हम आप लोग से प्रॉमिस कर सकते हैं कि मेरे पढ़ने के बाद बायोलॉजी आपको किसी से पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें जितना लगता है हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमसे पढ़ने के बाद बायोलॉजी कहीं और अच्छा नहीं लगेगा, ये हमें ऐसा लगता है। वो तो आप लोग बाद में जब क्लास खत्म होगी तब आप लोग बताएंगे, लेकिन ये मेरा विश्वास है। तो चलिए अब हम लोग किसके बाद, नहीं हम बिहार से नहीं है, बिल्कुल बिहार से नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? आज का हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? ये हमारा ब्रेन टॉपिक है। ब्रेन टॉपिक आप लोग का मस्तिष्क टॉपिक है। सिंपली ब्रेन में हमें क्या पढ़ना है, क्या होता है ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपली अगर पूछा जाए हमारे ब्रेन का लोकेशन कहाँ पर है, हमारे मस्तिष्क का लोकेशन कहाँ पर होता है, तो आप सबको पता है ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारी खोपड़ी होती है, ये पार्ट हमारा स्कल है। हमारे स्कल के नीचे एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है, इसी को ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। तो जब भी आप लोग से पूछा जाए ब्रेन का लोकेशन कहां पर होगा, मस्तिष्क का लोकेशन कहां पर होगा, ये हमारा क्या हो सकता है,
ये हमारा बिलो द क्रैनियम होता है। कहां पर होगा? ये हमारा बिलो द क्रैनियम। और जो हमारा क्रैनियम है, क्रैनियम हम लोग स्कल को साइंटिफिकली बोलते हैं। तो जो खोपड़ी है, खोपड़ी को साइंटिफिक नेम किस नाम से जानते हैं? इसी को क्रैनियम नाम से जानते हैं। और हिंदी में देखें, हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारे ब्रेन का लोकेशन कपाल अस्थि के नीचे होता है, ये हमारे क्रैनियम के नीचे होता है। तो अभी हमने बताया जो खोपड़ी है, खोपड़ी को साइंटिफिकली हम लोग क्रैनियम नाम से जानते हैं। तो आज के बाद जब भी आप लोग से पूछे हमारा ब्रेन कहां पर होता है, हमारा मस्तिष्क कहां पर होता है, ये हमारे क्रैनियम के नीचे होगा, बिलो द क्रैनियम होगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताइए हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, हमारे ब्रेन का वेट कितना होता है? बताएं सब लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए ब्रेन का वजन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए। एक जो नॉर्मल ह्यूमन है, एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन के मस्तिष्क का वजन कितना होगा? ये आप लोग का 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक का होता है। कितना हो सकता है? ये 1350 टू 1450 ग्राम का होगा। और जब ये 1350 टू 1450 ग्राम का होगा, आप लोग बताएं आपके मस्तिष्क का औसत वजन कितना होना चाहिए? बताइए आप लोग, हमारे ब्रेन का एवरेज वेट कितना होगा? तो जब हम लोग 1350 को 1450 इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, आप सबको पता है हमारे ब्रेन का वेट कितना आ जाएगा, एवरेज वेट कितना आ जाएगा? ये हमारा 1400 ग्राम होगा। कितना हो सकता है? ये हमारा 1.4 kg हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ब्रेन का एवरेज वजन कितना होगा, हमारे मस्तिष्क का औसत वजन कितना होगा? आप सबको पता है ये 1.4 kg होगा, 1400 ग्राम होगा। लेकिन आप लोग बताएं क्या लाइफ के हर एक स्टेज में ब्रेन 1400 ग्राम का होगा? बताएं आप लोग, क्या लाइफ के हर एक स्टेज में आपका मस्तिष्क 1400 ग्राम का होता है? जैसे सिंपली अगर हम बच्चों की बात करें तो आप सबको पता है जब भी बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 किलो के होते हैं। और क्या 4 से 5 किलो में 1.5 किलो उनका ब्रेन होगा? आप लोग बताइए, 4 से 5 किलो के बच्चे क्या उनमें 1.5 किलो ब्रेन होगा? 1.5 किलो उनमें ब्रेन नहीं होगा। उनमें ब्रेन क्या होता है? छोटा होता है, मस्तिष्क छोटा होता है। और जब भी आप लोग से पूछा जाए बच्चों में ब्रेन का वजन कितना होगा, चाइल्ड में ब्रेन का वजन कितना होगा, तो ये आप लोग का 350 से 400 ग्राम होता है। कितना होगा? ये 350 टू 400 ग्राम का होता है। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग छोटे रहते हैं, हमारा ब्रेन छोटा रहता है, वो मैक्सिमम 400 ग्राम का होता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाएंगे, ब्रेन का वजन बढ़ता जाएगा। जैसे 20 साल पहुंचेंगे, आप सबको पता है हमारा ब्रेन फुल्ली डेवलप हो जाएगा। फुल्ली डेवलप होकर ये 1400 ग्राम का हो जाएगा। लेकिन आफ्टर 20 इयर्स, आप लोग बताइए 20 साल के बाद क्या होगा? 20 साल के बाद हमारा ब्रेन बढ़ता है कि कम होता है? आप सबको पता है 20 साल के बाद ब्रेन बढ़ना कम हो जाता है, ब्रेन का बढ़ना रुक जाता है। बढ़ना तो रुकता है, साथ साथ ये कम होने लगता है। और कितना कम होगा? तो हमने पहले ही आप लोग को डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि जो फीमेल का ब्रेन है, फीमेल का ब्रेन प्रति साल 2.2 ग्राम खत्म होने लगता है, जबकि मेल का ब्रेन प्रति साल कितना खत्म होने लगेगा? ये 2.7 ग्राम प्रति साल खत्म होने लगता है। तो यहाँ पर हम पहले आप लोग को डिस्कस कर रखे हैं कि फीमेल का जो ब्रेन है वो क्या हो जाएगा? 2.2 ग्राम प्रति साल खत्म होने लगेगा। मेल का ब्रेन 2.7 ग्राम प्रति साल खत्म होगा। तो अब तो आप लोग बता सकते हैं पहले ब्रेन किसका खत्म होगा? बताइए आप लोग, पहले मस्तिष्क किसका खत्म होगा? मेल का खत्म होगा कि फीमेल का? अब तो आप लोग बता सकते हैं पहले मेल का ब्रेन खत्म होगा कि फीमेल का? तो आप सबको पता है डीके रेट जो है वो मेल का ज्यादा है। मेल का प्रति साल 2.7 ग्राम खत्म हो रहा है, इसलिए मेल का ब्रेन जल्दी खत्म होता है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल का ब्रेन थोड़ा धीरे धीरे खत्म होता है। तो ये था हमारा ब्रेन का वेट कब कितना रहेगा, 20 साल तक कितना रहेगा, 20 साल के बाद कितना बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी होगा अमन की 65 साल में ब्रेन बिल्कुल खत्म होगा, ऐसा थोड़ी है। कितना 120 ग्राम आपका 150 ग्राम खत्म होगा, लेकिन बाकी तो ब्रेन बचा रहेगा। तो ब्रेन कभी भी पूरा खत्म नहीं होता, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्रेन पूरा खत्म नहीं होता। तो ये था हमारा ब्रेन का वेट के बारे में, मस्तिष्क का वजन के बारे में। अब चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछे आपके ब्रेन का मेन कार्य क्या होता है, बताएं आप लोग।
अगर सिंपली पूछा जाए आपके ब्रेन का मेन कार्य क्या होता है, आपके ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होगा, तो क्या ब्रेन हमारे बॉडी में कोई काम करता होगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमारे बॉडी में मस्तिष्क का कोई काम होता होगा? हम आप लोग से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग तुरंत आंसर दे रहे हैं, और ये तुरंत आंसर किसके बेसिस पे दे रहे हैं? आप लोग अपने इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि के बेसिस पे। और जो भी सामान्य बुद्धि है ये कौन प्रदान करता है? ये हमारा ब्रेन प्रदान करता है। तो ब्रेन का मेन काम क्या है? मस्तिष्क का मेन काम क्या है? ये हमें इंटेलिजेंस प्रदान करता है, ये हमें सामान्य बुद्धि प्रदान करता है। तो देखिए इसका सबसे पहला काम क्या हुआ, ये हमें सामान्य बुद्धि प्रदान करेगा। लेकिन आप लोग बताएं, क्या आप लोग के 1400 ग्राम का ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सामान्य बुद्धि ही प्रदान करेगा? बताइए आप लोग, क्या आप लोग के 1400 ग्राम का ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस प्रदान करेगा? ऐसा नहीं है। आप सबको पता है हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन है, जैसे हार्ट बीट होती है, आपके ब्रेन कंट्रोल करेगा, चलना फिरना हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा, सोना उठना हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा। तो इन सिंपल हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्रेन हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। तो अगला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इट कंट्रोल्स आवर बॉडी। अगला फंक्शन क्या होगा, इट कंट्रोल्स आवर बॉडी, या हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी, या हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। तो कोई भी काम बहुत ज्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, इसी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ये भी आपका ब्रेन करेगा। तो ये था हमारा ब्रेन के बारे में। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मस्तिष्क टॉपिक यहाँ पे खत्म होगी? जो सबका भी आंसर सही है। ब्रेन का मेन काम क्या है, वो एसएससी क्रैक करवाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। जब आप लोग पढ़ेंगे, आपका ब्रेन काम करेगा, वो आप लोग का एग्जाम भी क्वालिफाई करवा सकता है। तो आप लोग बताएं, क्या यहाँ पे ब्रेन टॉपिक खत्म हो गया, मस्तिष्क टॉपिक खत्म हो गया? कोई भी टॉपिक मेरे क्लास में इतना जल्दी खत्म नहीं होता। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ पढ़ना है। कम से कम 3 से 4 क्लास में ये ब्रेन टॉपिक खत्म होगा। तो देखिए अब हम लोग ब्रेन के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। आप लोग बताइए, क्या हमारे ब्रेन का पार्ट्स होता होगा? आप लोग को क्या लगता है, क्या हमारे मस्तिष्क का भाग होता होगा? सबको पता है ब्रेन का भाग होगा। और ब्रेन के कितने भाग होंगे? आप लोग बताइए। पहले हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद बताइए। एक हेडिंग लिखिए, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हेडिंग लिखिए आप लोग, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के भाग। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के भाग। और आप सब बताइए, हमारे ब्रेन के टोटल कितने भाग होते हैं? तो कार्तिकीय ने, नेहा ने, विकी ने, सब लोग ने सही आंसर दिया। यहाँ पे ईशा ने भी सही आंसर दिया है। हमारे ब्रेन के टोटल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? हमारे मस्तिष्क के टोटल 3 भाग होते हैं। और देखिए मस्तिष्क को हम लोग कौन कौन से 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, ये आप लोग का मस्तिष्क है। मस्तिष्क का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क नाम से जानते हैं। तो जो सबसे आगे वाला होगा वो अग्र मस्तिष्क होगा। ब्रेन का जो बीच वाला पार्ट है उसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं। जबकि आखिरी जो पार्ट होगा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हिंड ब्रेन, हम लोग पश्च मस्तिष्क नाम से जानते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम लोग अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा होगा? अग्र मस्तिष्क होगा, मध्य मस्तिष्क होगा, पश्चिम मस्तिष्क होगा। तो यहां से देखिए, यहां से आप लोगों को क्या पता है, हम लोग अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा कौन सा हुआ? तो आप सबको पता है, इट इज आवर फोर ब्रेन। ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये हमारा मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तो अगला कौन सा हुआ? ये आप लोग का मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। जबकि आखिरी देखिए, आखिरी हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है? ये हमारा हिंड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन को किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग पश्चिम मस्तिष्क नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसी को पश्चिम मस्तिष्क नाम से जानेंगे। लेकिन आप लोग बताएं, अगर सिंपली पूछा जाए यहां पर जो तीनों नाम लिखा गया है, ये तीनों नाम कॉमन नेम है कि साइंटिफिक नेम है? बताइए सब लोग। अगर आप लोग से पूछे यहां पर जो तीनों नाम लिखा गया है, ये तीनों कॉमन नेम है कि साइंटिफिक नेम है? आप सबको पता है लोकेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे आगे हुआ अग्र मस्तिष्क हो गया,
बीच में हुआ मध्य मस्तिष्क हो गया, पीछे हुआ पश्चिम मस्तिष्क हो गया। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका सामान्य नाम है। और जब ये इसका सामान्य नाम है, क्या इसका कोई साइंटिफिक नेम होता होगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसका साइंटिफिक नेम होगा? ऑब्वियसली इसका साइंटिफिक नेम होगा। और यहां से देखिए, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क को साइंटिफिकली हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको लोग प्रॉस इंसेफेलॉन कहते हैं। तो जो हमारा फोर ब्रेन है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? ये हमारा प्रॉस इंसेफेलॉन होगा। ऐसे देखिए, जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? ये हमारा मीजो इंसेफेलॉन होता है। तो जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का साइंटिफिक नेम मीजो इंसेफेलॉन हो जाएगा। जबकि हिंड ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये हमारा रोम्ब इंसेफेलॉन होता है। तो जो हिंड ब्रेन है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? ये आप लोग का रोम्ब इंसेफेलॉन हो जाएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए, फोर ब्रेन को प्रॉस इंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को हम लोग मीजो इंसेफेलॉन कहते हैं, जबकि हिंड ब्रेन को हम लोग रोम्ब इंसेफेलॉन कहते हैं। तो ये क्या था? ये इन तीनों का साइंटिफिक नेम था, ये इन तीनों का वैज्ञानिक नाम था। तो अब हम आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आप लोग बताएं, इन तीनों में सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट कौन सा होगा? बताइए आप लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए, इन तीनों में हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होगा, मिड ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होगा, या हिंड ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होगा? सौरभ, अमन, अतुल, शर्मा, विकास, अमित, सब लोग आंसर दीजिए। इन तीनों में लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा? तो आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, वैष्णवी, विप्लव बिल्कुल सही आंसर है, शिवम का भी आंसर सही है, रवि का भी आंसर सही है। बाकी लोग कोई बात नहीं, तुक्का कभी कभी गलत भी लग जाता है, कोई बात नहीं है। हम आपको डिस्कस कर रहे हैं ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ये हमारा फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, इससे थोड़ा छोटा पार्ट कौन सा होगा? ये हमारा हिंड ब्रेन होगा, पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा। जबकि सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? आपका मिड ब्रेन होता है, ये आप लोग का मध्य मस्तिष्क होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जबकि मिड ब्रेन क्या होता है? ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है। तो आप सबको पता है, अग्र मस्तिष्क ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। और जब हमारा फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, आप लोग बताइए, क्या इसके कोई सब पार्ट्स होने चाहिए? आप लोग को क्या लगता है, क्या हमारे फोर ब्रेन के कोई सब पार्ट्स होंगे, कोई उपभाग होगा? बिल्कुल, हम लोग फोर ब्रेन को अदर सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। और देखिए, अग्र मस्तिष्क को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? इसको हम लोग टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये 3 पार्ट कौन सा होगा? पहला देखिए, पहला हमारा पार्ट कौन सा होगा? ये हमारा थैलेमस होता है। पहला पार्ट आपका थैलेमस होगा। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा पार्ट कौन सा होगा? ये हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो यहां से जो सेकंड पार्ट होगा, ये हमारा कौन सा होगा? हाइपोथैलेमस। और सबसे पहले हिंदी पूछने से पहले हम बता दें, इन दोनों पार्ट का कोई हिंदी नहीं होता है। ना तो थैलेमस का कोई हिंदी है, ना तो हाइपोथैलेमस का। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही पढ़ते हैं। तो ये 2 पार्ट था, एक थैलेमस हुआ, एक हाइपोथैलेमस। आखिरी देखिए, आखिरी इसका पार्ट कौन सा होगा? ये हमारा सेरेब्रम होता है। तो लास्ट पार्ट कौन सा होगा? ये सेरेब्रम होगा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए, हम लोग अपने अग्र मस्तिष्क को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ये 3 पार्ट कौन सा होगा? थैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा, थर्ड आपका कौन सा है? ये आप लोग का सेरेब्रम है। तो देखिए, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में दिया गया अग्र मस्तिष्क को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें लिखा रहता है हम लोग फोर ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आप लोग बताइए, क्या हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं? कई सारे बुक्स में लिखा रहता है कि हम लोग अग्र मस्तिष्क को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो क्या लग रहा है, हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं? विकास, विप्लव, नेहा, अमन, शिवम, गौतम, आप लोग बताइए, क्या हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं? इतना तो भरोसा हो चुका होगा कि हम आप लोग को गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए, एनसीईआरटी ने तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारे अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होता है। लेकिन जो बुक्स वाले 2 पार्ट में क्यों लिखते हैं? तो वो लोग क्या करते हैं, वो इन दोनों पार्ट को एक साथ मिला देते हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो इन दोनों पार्ट को एक साथ मिला देते हैं और इन दोनों को एक वर्ड में क्या कह देते हैं?
तो ये हमारा डाइइंसेफिलॉन, दोनों को एक साथ मिलाएंगे और दोनों को एक वर्ड में वो लोग क्या कहते हैं, डाइइंसेफिलॉन कह देते हैं। तो जहां कहीं भी डाइइंसेफिलॉन लिखा हो इसका मतलब क्या है, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस का मिक्सचर है। तो जहां कहीं भी डाइइंसेफिलॉन लिखा हो उसका मतलब क्या है, ये थैलेमस हाइपोथैलेमस का मिक्सचर होगा। तो यहां से एक और क्वेश्चन आप लोग से को पता चला, अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज डाइइंसेफिलॉन, सब लोग बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए व्हाट इज डाइइंसेफिलॉन, आप लोग का डाइइंसेफिलॉन क्या है, तो आप सबको पता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये थैलेमस हाइपोथैलेमस का कॉम्बिनेशन है। तीसरा भाग हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आपका सेरेब्रम होगा, ये आपका प्रमस्तिष्क हो जाएगा। तो आप लोग अब यहां से कई लोग पूछेंगे, अगर एग्जाम में पूछे हम लोग क्या बताएंगे, अगर मस्तिष्क का 2 भाग होगा कि 3 भाग, तो हमेशा हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पे आंसर देते हैं। और आप सबको पता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फोरब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे, इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। तो ये हमने आप लोग को फोरब्रेन का पार्ट बढ़ा दिया, थैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा, थर्ड हमारा सेरेब्रम हो जाएगा। अब सब लोग बताएंगे और जब तक सब लोग नहीं बताएंगे हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप लोग से पूछा जाए मिड ब्रेन का कितना पार्ट होगा, सब लोग बताइए, जब तक आप लोग नहीं बताएंगे हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए आप लोग के मध्य मस्तिष्क का कितना पार्ट होगा, आप लोग के मिड ब्रेन का कितना पार्ट होगा, तो आप सबको पता होना चाहिए मध्य मस्तिष्क हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है, इसलिए इसको अदर पार्ट में डिवाइड नहीं करते। तो इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये आप लोग का सिंपली मिड ब्रेन ही होगा, ये मध्य मस्तिष्क ही होगा। तो यहाँ सब लोग एक पार्ट बता रहे हैं, 2 पार्ट बता रहे हैं, लेकिन इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये अकेले अपना काम करता है। अब देखिए ऐसे जो आपका हिंड ब्रेन है, जो पश्चिम मस्तिष्क है, इसको भी हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भाग में, इसको भी 3 भाग में। और यहाँ पर देखिए आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग का मेड्यूला ऑब्लंगेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जहां से क्वेश्चन आता है, ये हमारा कौन सा होगा, ये आप लोग का मेड्यूला ऑब्लंगेटा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट कौन सा है, ये हमारा सेरेबेलम हो जाएगा। तो अगला हमारा पार्ट कौन सा होगा, ये सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम को हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। जबकि आखिरी पार्ट कौन सा होगा, आखिरी पार्ट आप लोग का पोंस वेरियोली होता है। तो इसका जो आखिरी पार्ट होगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग का पोंस वेरियोली होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है, जो हमारा हिंड ब्रेन है, हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और ये 3 पार्ट कौन कौन सा होगा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, सेरेबेलम, आखिरी हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा पोंस वेरियोली हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइए आपको टोटल कितने पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, बताएं आप लोग। अगर आप लोग से पूछा जाए आपको ब्रेन के टोटल कितने पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो यहां से टोटल आपको 7 पार्ट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा 7 पार्ट होगा, 3 आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है, 1 आपके मिड ब्रेन का पार्ट है, मतलब मिड ब्रेन है, 3 आपका फोर ब्रेन है। इसका मतलब यहाँ 6 पार्ट कैसे पढ़ना है, वैष्णवी मिड ब्रेन नहीं पढ़ेंगी आप, मिड ब्रेन भी तो पढ़ना है अंजलि। तो यहां से टोटल हमें 7 पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। और 7 पार्ट कौन सा हुआ, 3 फोर ब्रेन होगा, 3 आपका हिंड ब्रेन होगा, 1 आप लोग का मिड ब्रेन होगा। तो इन्हीं सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। इन तीनों का काम क्या होगा, आपके मिड ब्रेन का काम क्या होगा, आप लोग के हिंड ब्रेन का काम क्या होगा, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग क्या ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, बताएं आप लोग, क्या आप लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, क्लास में एक और चीज हम आप लोग को बताना चाहते हैं। मेरे क्लास में आप लोग से एक रिक्वेस्ट ही है कि आप जब भी हम कुछ पूछा करें आप लोग रिप्लाई करते रहिए। रिप्लाई करते हैं, आप लोग के रिप्लाई से हमें एनर्जी मिलती है और हम और ज्यादा मन से पढ़ाते हैं। तो जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा, उससे एनर्जी मिलेगी, हम आपको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्या राहुल पूछ रहे हैं, प्लीज बताइए ना क्या बताना है, ये भी तो पूछिए क्या बताना है। तो ये हमारा किसके बारे में था, ये आपके ब्रेन के पार्ट्स के बारे में।
तो चलिए पहले हम अपने गंदे से उसमें डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, फिर आपको ब्रेन का एक्चुअल डायग्राम दिखाएंगे। तो यहां से अगला हेडिंग लिखिए। अगला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। देखिए आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की संरचना। तो पहले हम मस्तिष्क की संरचना खुद बनाकर दिखाएंगे, उसके बाद असली डायग्राम दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, आप लोगों को सबको पता है आपका जो सबसे ऊपर ब्रेन प्रेजेंट होगा, ये हमारा ब्रेन कौन सा होगा? ये हमारा फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। तो जो सबसे ऊपर यहां पर आप लोग का ब्रेन प्रेजेंट है, ये हमारा कौन सा होगा? फोर ब्रेन होगा, अग्र मस्तिष्क होगा। आप सब लोग बताइए, आपके अग्र मस्तिष्क का कितना पार्ट होता है? हाँ जी, बस इतना ही हमने लिखवाया था, आप इसको लिख लीजिएगा राहुल। तो चल विशाल अविरल पूछ रहे डाई इंसेफिलॉन क्या है? आप सब लोग बताइए, डाई इंसेफिलॉन क्या है? अभी तो हमने पढ़ाया था विशाल, अविरल, अब आप पूछ रहे हैं व्हाट इज डाई इंसेफिलॉन। और मेरे स्टूडेंट सब लोग इसका आंसर देंगे, व्हाट इज डाई इंसेफिलॉन। क्या हमने डाई इंसेफिलॉन आप लोग को पढ़ाया था? बताइए, व्हाट इज डाई इंसेफिलॉन। तो अभी तो हमने बताया था थैलेमस हाइपोथैलेमस दोनों को मिक्स करके किस नाम से जानते हैं? इसी को डाई इंसेफिलॉन नाम से जानते हैं। तो कभी भी पूछा जाए डाई इंसेफिलॉन क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस हाइपोथैलेमस के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? इसी को डाई इंसेफिलॉन कहते हैं। यहां पर हमसे विशाल पूछ रहे हैं पश्च मस्तिष्क का आखिरी पार्ट कौन सा है? पश्च मस्तिष्क का आखिरी पार्ट आपका पोंस वेरियोली होता है। पोंस भी जनरली पोंस नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम पोंस वेरियोली होता है। तो यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अब पढ़ाने में मजा आएगा क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? मस्तिष्क की संरचना के बारे में, हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आप सबको पता है, पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया है, हमारे अग्र मस्तिष्क में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। और ये 3 पार्ट कौन सा होगा? हमारा सबसे पहला पार्ट थैलेमस होगा। थैलेमस होगा, इसके नीचे हमारा हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो पहला पार्ट थैलेमस होगा, इसके नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। अब देखिए, बड़ा सा पार्ट बचा हुआ है ना, और ये जो बड़ा सा पार्ट होगा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को सेरेब्रम नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लोग का बड़ा सा पार्ट बचा है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग सेरेब्रम नाम से जानते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो हमारा सेरेब्रम है, ये क्या होता है? ये हमारे फोर ब्रेन का 80% पार्ट होता है। इसका मतलब हमारा जितना भी बड़ा फोर ब्रेन है, जितना भी बड़ा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का 80% पार्ट कौन सा होगा? ये सेरेब्रम होगा, ये प्रमस्तिष्क होगा। तो अब आप लोग बता सकते हैं, क्या सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट होगा? हाँ जी रूना, फिगर बनाना है। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए क्या सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा सब पार्ट होगा, तो आप सबको पता है फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, उसमें भी 80% पार्ट आपका सेरेब्रम है, प्रमस्तिष्क है। तो इन सिंपल हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। क्या कह सकते हैं हम लोग? या हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होता है। इट इज द लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, या हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है? ये आपका सेरेब्रम होगा, ये आपका प्रमस्तिष्क होगा। अब देखिए, जैसे आप लोग का यहाँ पे प्रमस्तिष्क खत्म होगा, यहीं से आप लोग का एक पूंछ जैसी संरचना स्टार्ट होती है। यहीं पर आप लोग का एक टेल जैसा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो पूंछ जैसी संरचना स्टार्ट है, इस संरचना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉमनली नोन एज ब्रेन स्टेम। तो आप सबको पता होना चाहिए, जैसे आप लोग का सेरेब्रम खत्म होगा, यहीं पर आप लोग का एक पूंछ की जैसी संरचना स्टार्ट होती है। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको ब्रेन स्टेम, या इसी का अगला नाम क्या होता है? इसी को इनसेफेलिक ट्रंक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी को मस्तिष्क स्तंभ नाम से जानते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, मस्तिष्क स्तंभ किससे किससे मिलकर बना होगा? हमने क्या बताया? सेरेब्रम खत्म हुआ, आपके पूंछ की जैसा संरचना स्टार्ट हुआ, जिसको ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ नाम से जानते हैं। उसी का अगला नाम आपका इनसेफेलिक ट्रंक भी होता है। और यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ब्रेन स्टेम किससे किससे मिलकर बना होगा? तो जब हम आप लोग को बताएंगे, आप लोग को क्या करना है?
नाम भी याद करना है, साथ साथ सीरीज भी याद रखना है। पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो देखिए जो हमारा ब्रेन स्टेम है, हमारे ब्रेन स्टेम का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, हमारे मस्तिष्क तंत्र का सबसे पहला भाग कौन सा होगा, ये हमारा मध्य मस्तिष्क होता है। ये हमारा भाग कौन सा होगा, ये हमारा मध्य मस्तिष्क होता है। अब देखिए जैसे आप लोग का मध्य मस्तिष्क खत्म होगा, अब आप लोग का यहाँ पर दूसरा पार्ट प्रेजेंट होगा। ये दूसरा पार्ट हमारा कौन सा होगा, ये हमारा पॉन्स वाला पार्ट होगा। तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये हमारा पॉन्स वाला पार्ट होगा। अब जैसे देखिए आप लोग का पॉन्स वाला पार्ट खत्म होगा, यहां से तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा। ये तीसरा पार्ट हमारा कौन सा होता है, ये आप लोग का मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए जो हमारा मस्तिष्क तंत्र है ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, और ये 3 पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, मिड ब्रेन होगा, पॉन्स होगा, आखिरी पार्ट इसका कौन सा होगा, ये आप लोग का मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो आप लोग बताएं क्या इसका सीरीज याद करना जरूरी होगा, आप लोग को क्या लगता है, क्या इसका सीरीज याद रखना जरूरी है कि पहले कौन होगा, दूसरे पे कौन होगा, तीसरे पे? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए जैसे आप लोग का ब्रेन स्टेम मस्तिष्क तंत्र खत्म होगा, यहीं से हमारी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे हमारा ब्रेन स्टेम खत्म हुआ, यहां से क्या होगा, यहां से हमारा बैकबोन स्टार्ट हो जाता है, यहां से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो जाती है। और यहां से पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को बैकबोन से जोड़ता है। चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, क्या आंसर होगा, बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। ब्रेन का वह कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को बैकबोन से जोड़ता है, जो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल अमीशा का आंसर, किटी, सौरभ, विप्लव बिल्कुल सही आंसर है। मनोज का भी आंसर बिल्कुल सही है। एमबी का मतलब मिड ब्रेन है, मेगाबाइट थोड़ी होगा रूना, एमबी का मतलब क्या होगा, मिड ब्रेन होगा। तो शिल्पी, विकी, अमित तो सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सोनम ने भी सही आंसर दिया, ये क्या होगा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो आप लोग बताएं अगर इसका सीरीज याद ना हो, क्या आप लोग ये आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर देने के लिए आपको सीरीज पता होना चाहिए। पहले हमारा मध्य मस्तिष्क होगा, मिड ब्रेन होगा, उसके नीचे हमारा पॉन्स वाला पार्ट होगा, आखिरी पार्ट आप लोग का मेड्यूला ऑब्लंगेटा होगा। तो ये आप लोग का आखिरी पार्ट है, ये आप लोग का कौन सा होगा, ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो क्या हमारे ब्रेन का कोई और पार्ट बचा हुआ है, यहां से हमसे हरि ओम ने बोला था क्या हम लोग ब्रेन स्टेम को मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का मिक्सचर कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हरिओम। आप देखिए अभी भी हिंड ब्रेन का एक पार्ट बचा हुआ है, अभी भी आपके पश्च मस्तिष्क का एक पार्ट बचा हुआ है। कौन सा पार्ट बचा है, ये हमारा सेरेबेलम है, सेरेबेलम है। और ये सेरेबेलम कहां पर प्रेजेंट होगा, ये आपके ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता, ये आप लोग के मस्तिष्क तंत्र का पार्ट नहीं होता, ये अलग से प्रेजेंट होता है और ये यहाँ पर कोने में प्रेजेंट होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए सेरेबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ये आप लोग के मस्तिष्क तंत्र का भाग नहीं है, ये अलग पार्ट है, ये मस्तिष्क तंत्र से जुड़ा होता है पर ये उसका पार्ट नहीं है। तो अब आप लोग बताइए, अगर अब आप लोग से पूछा जाए आप लोग का मस्तिष्क तंत्र किससे किससे मिलकर बना होगा, अब तो आप लोग आंसर दे सकते हैं मस्तिष्क तंत्र, तो ये मेनली सिर्फ 3 पार्ट से, और ये 3 पार्ट कौन सा होगा, मध्य मस्तिष्क होगा, पॉन्स हो जाएगा, आखिरी पार्ट आप लोग का मेड्यूला ऑब्लंगेटा होगा। सेरेबेलम इसमें जुड़ा नहीं हो, इससे जुड़ा होता है पर ये उसका पार्ट नहीं होता, ये उसका भाग नहीं होता है। तब आप लोग बताइए क्या हम लोग मस्तिष्क तंत्र को कह सकते हैं कि ये मिड और हिंड का मिक्सचर होता है। आप लोग बताइए क्या हम लोग ब्रेन स्टेम को कह सकते हैं कि आपके मिड और हिंड का मिक्सचर है, बिल्कुल नहीं, ये मिड और हिंड का मिक्सचर नहीं है। हिंड ब्रेन का एक पार्ट है जो इससे अलग पाया जाता है, जो इससे जुड़ा नहीं होता। तो ये था हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये था हमारा मस्तिष्क की संरचना। क्या आप लोग को 50% भी समझ आया है, बताएं आप लोग, क्या मस्तिष्क की संरचना आप लोग को 50% भी समझ आया है। सुबह से 3
क्लास करके थक चुके हैं, सोचे सुबह से हम 3 क्लास पढ़ा चुके हैं, इसके बाद अभी 2 क्लास और मेरी है, क्या मेरे पढ़ाने के तरीके से लग रहा है कि हम थक चुके हैं? सुबह से 3 क्लास हो चुकी है, अब इसके बाद भी 2 क्लास है, अब 5 क्लास पढ़ाने के बाद भी हमें थकान नहीं होगी। तो क्या आप लोग को 3 क्लास पढ़कर थकान हो गई? जबकि पढ़ाना तो हमें है ना, मेहनत तो हम कर रहे हैं। थका मत कीजिए, आप लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट लाइए। जैसी पढ़ाई में इंटरेस्ट लाएंगे आप लोग को कोई भी चीज ज्यादा नहीं लगेगा, आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये किसका था? हमारा ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में था, ये हमारे मस्तिष्क की संरचना के बारे में थे। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं सामने आप लोग का ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, और ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो ऊपर का पार्ट है, अब सबको पता है ये जो ऊपर का पार्ट है ये आप लोग का फोर ब्रेन है, ये आप लोग का अग्र मस्तिष्क है। और जो हमारा अग्र मस्तिष्क है ये कितने पार्ट से मिलकर बना होगा? ये टोटल 3 पार्ट, अब सबको पता है 3 पार्ट से मिलकर बना है। थैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा, सेरेब्रम होगा। अब देखिए जैसे आप लोग का सेरेब्रम खत्म होता है, यहां से हमने क्या बताया, यहां से आप लोग का ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा। इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को ब्रेन स्टेम नाम से जानते हैं। इस पार्ट को किस नाम से जानेंगे? इसी को मस्तिष्क स्तंभ नाम से जानते हैं। और हमने क्या बताया था, जो मस्तिष्क स्तंभ है ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। 3 पार्ट कौन कौन सा था? हमारा मिड ब्रेन था, पहला पार्ट आप लोग का मध्य मस्तिष्क था, अगला पार्ट हमारा कौन सा था? पोन्स वाला पार्ट था, जबकि लास्ट पार्ट हमारा कौन सा था? ये हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो भी आप लोग का ये पार्ट है, ये पार्ट हमारा कौन सा है? ये ब्रेन स्टेम है, मस्तिष्क स्तंभ है। हमने बता दिया ये 3 पार्ट से मिलकर बना है। और ये 3 पार्ट कौन कौन सा होगा? मिड ब्रेन होगा, मेड्यूला होगा, पोन्स होगा। अब इधर जो आप लोग का चोटी जैसा जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को सेरेबेलम नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लोग का चोटी जैसा स्ट्रक्चर, जूड़ा जैसा स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेरेबेलम हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर, मस्तिष्क की संरचना। और अब हमें पूरी उम्मीद है आप लोग को अब 80 to 90% समझ आ चुका होगा ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन का कौन सा पार्ट कहां पर होता है, मस्तिष्क स्तंभ क्या होगा, सेरेबेलम क्या होगा, ये सब कुछ आप लोग को समझ आ गया होगा। तो कंफर्म कीजिए समझ आ गया है कि नहीं आया है? कंफर्म करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम बायोलॉजी वीक है, कोई बात नहीं, बायोलॉजी वीक है, हम आप लोग को समझाएंगे, ये मेरी गारंटी है, सब कुछ हम आप लोग को समझाएंगे। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लोगों को समझ आ चुका है, बिल्कुल मैक्सिमम लोगों को नहीं, ये पीडीएफ सेव नहीं होगी, ये आप लोग को नोट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्रेन का अलग अलग पार्ट का क्या काम होता है, आप लोग का मेड्यूला काम क्या करेगा, सेरेबेलम क्या कार्य करेगा, ये सबको डिस्कस करना है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग अपने पश्च मस्तिष्क को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने हिंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। और देखिए हिंड ब्रेन में पहला पार्ट हमारा कौन सा है? ये हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा है। तो यहां से हेडिंग लिखिए आप लोग, नोट्स तो मिलेगा ही, ये पीडीएफ तो पहले ही अपलोड हो चुका है। लिखिए आप लोग, पहला हेडिंग लिखिए आप लोग, नहीं थोड़ा तो पढ़ना होगा, 12 मिनट अभी बचे हुए हैं। तो लिखिए फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा, लिखिए फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के कार्य, फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के कार्य। और देखिए जो हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा का मेन कार्य क्या है? तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं इतना ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कल हम लोग पढ़ लेंगे मेड्यूला का काम क्या है। और नेक्स्ट क्लास से हम पहले नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल टाइम पर क्लास छोड़ेंगे। तो अगले क्लास से हमें कोई भी नहीं बोलेगा मैम इतने पहले छोड़ दीजिए, अगले क्लास से हम लोग बिल्कुल टाइम पर क्लास छोड़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मेरी तरह खुश रहना है, मेरी तरह अच्छे से रहना है, सर्दी से बचकर रहना, ओमिक्रॉन से बचकर रहना है। तो सब लोग बिल्कुल बढ़िया रहिए, सब लोग बिल्कुल मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच क्लास। आप लोग अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे से रिप्लाई करते हैं, इसके लिए सबको थैंक यू। चांसेस है कि कल क्लास होगी,